नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी के तैयारी के क्रम में ये हमारा 7वां क्लास है और आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट जो जीके जीएस के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न पिछले वर्षों एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं जिससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, जो लोकतंत्र की बात करें, जो सत्तारूढ़ दल होता है, जो सत्ता पार्टी होता है, जो सत्ते में होता है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये इस प्रश्न का कहना है। तो लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ दल ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा जनता के प्रति ये उत्तरदायी होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति। अब अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र, अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है तो क्या बताएंगे? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, यानी कि यहाँ पे जनता ही शासन करती है। जनता जिसको चाहे वो उसको सत्ता में लाए और जिसको चाहे सत्ता से हटा दे। तो इसका अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लोकतंत्र? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस तरह से आपके दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें जनता अपना प्रतिनिधित्व खुद चुने, जनता अपना जो नेता है उसको खुद चुनता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता किसी व्यक्ति को चुनता है और वो व्यक्ति जाके जनता के लिए सरकार चुनते हैं। तो वो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उसके बाद और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव हो गया, ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, ये सभी किस में आते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव में आते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि राजतंत्र, वहीं आपसे पूछे कि राजतंत्र क्या होता है, तो राजतंत्र का अर्थ होता है जिसमें केवल राजतंत्र का अर्थ होता है, क्या होता है राजतंत्र का अर्थ? जिसमें एक का शासन हो। उस जैसे राजा का शासन हो गया या फिर रानी का शासन हो गया, वो किस में आते हैं? तो वो राजतंत्र में आते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यही आप लोग बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो देश है वो अपना भारत है। कौन सा? भारत है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो उत्तरदायी होता है जनता के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति। अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो जनता का शासन ही लोकतंत्र का अर्थ होता है। क्या? जनता के शासन लोकतंत्र का अर्थ होता है। और लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता अपना जो अपना नेता है खुद चुनता है, और ये एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता व्यक्ति को मतलब किसी व्यक्ति को चुनता है और वो जाके जनता के लिए वहां पे नेता अपना चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ये अप्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष में जैसे ग्राम सभा का चुनाव हो गया, हम लोग अपने प्रधान को खुद चुनते हैं, अपने मुखिया को खुद चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। और राजतंत्र में क्या होता है? एक का शासन होता है। ये वंशानुगत होता है, मतलब राजा जब तक जिंदा रहेगा तब तक शासन करेगा, फिर राजा मरेगा, फिर उसका बेटा शासन करेगा, फिर बेटे का बेटा शासन करेगा। इस तरह से इसमें राजा या रानी का शासन होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अपना कौन सा है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो देखिए, मुगल बादशाह की बात करें तो अकबर अशिक्षित मुगल बादशाह था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अब अकबर के संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं वो पूछे जाते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आईने अकबरी की बात करें, आईने अकबरी, तो इसकी रचना किसने किया? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया। किसने? आईने अकबरी की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था आईने अकबरी की रचना। अगर आपसे पूछ ले वहीं कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो दीन ए
इलाही जो धर्म है इसकी जो स्थापना है वो अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि अकबर का दरबारी संगीतकार कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि अकबर का दरबारी संगीतज्ञ कौन है, तो आप लोग बताएंगे कौन है अकबर के दरबारी संगीतज्ञ? तानसेन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तानसेन है। अगर आपसे पूछे कि आगरा का किला किसने बनवाया था, आगरा का किला आपसे पूछे कि किसने बनवाया था, तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। और सिकंदरा कहाँ पे पड़ता है? आगरा में पड़ता है। आगरा में सिकंदरा में स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर अशिक्षित मुगल बादशाह था। आईने अकबरी की रचना किसने किया, तो आईने अकबरी लिखने वाले कौन है? अबुल फजल हैं। उसके बाद दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। उसके बाद दरबारी संगीतज्ञ अकबर का कौन था, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो तानसेन थे इनके दरबारी संगीतज्ञ। और आगरा का किला बनवाने वाले कौन था? अकबर था। आगरा का किला बनवाया। मकबरा अकबर का कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा आगरा में स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पौधों में जल परिवहन का काम और लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल, ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। पौधों में जल परिवहन का काम, ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। जल परिवहन के काम और फिर आपका जो खनिज परिवहन का काम है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं पौधों से संबंधित वो हम लोग देखते हैं। तो जल परिवहन का काम पौधों में कौन करता है? जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम पौधों में जल परिवहन। यहाँ पे देखिए जय है आगे और जैसे जल और जैसे जाइलम, तो ये आप लोग यहाँ पे सेंस देख लेंगे, जैसे जाइलम और जैसे जल। तो ये जल परिवहन का काम जाइलम करता है। लेकिन आपसे पूछे कि पौधों में फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है पौधों में, तो फ्लोएम जो है ये खनिज परिवहन का काम करता है। पौधों में खनिज परिवहन या फिर आप लोग कह सकते हैं आहार परिवहन का काम करता है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पौधों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पौधे आप पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं, या फिर आपसे पूछे कि पौधे वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधे वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधे श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेने की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, तो इन सभी का जवाब क्या हो जाएगा? इन सभी का जवाब हो जाएगा पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, तो इन सभी का जवाब हो जाएगा पत्तियों द्वारा करते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि किन पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, किन पौधों को हाइड्रोफाइट्स पौधे कहा जाता है, तो हाइड्रोफाइट्स पौधे के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे किन पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं और किन पौधों को जीरोफाइट कहते हैं, तो ये दोनों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो जीरोफाइट पौधे जो आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय पौधे को क्या कहते हैं? जीरोफाइट पौधे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोफाइट पौधे किसे कहते हैं, तो जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में उगते हैं पौधे, उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, तो जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए पौधे में जल परिवहन का काम कौन करता है, तो जाइलम जल परिवहन का काम करता है। फ्लोएम क्या काम करता है पौधों में, तो फ्लोएम जो होता है खनिज परिवहन का काम करता है। अगर आपसे पूछे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा होती है। अगर आपसे पूछे कि पौधों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये सभी क्रियाएं जो हैं ये सभी पत्तियों के द्वारा होती हैं। पत्तियां सारी करते हैं। अगर आपसे पूछे हाइड्रोफाइट्स पौधे किसे कहते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट पौधे कहते हैं। और जीरोफाइट पौधे किसे कहते हैं, जो आपके मरुस्थलीय पौधे होते हैं उन्हें जीरोफाइट पौधे कहते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला जो बौद्ध भिक्षु था उसका नाम उपगुप्त था। क्या नाम था उसका? उपगुप्त नाम था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे किस अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हो सकता है, अगर आपसे पूछे कि शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है, शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है, तो शिलालेखों का जो जनक है
वो अशोक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अशोक की उपाधि कौन सी है, अगर आपसे पूछे अशोक की उपाधि के बारे में, तो देवनाम प्रियदर्शी इसकी उपाधि है। अगर आपसे पूछे कि इनकी उपाधि क्या है, तो देवनाम प्रिय, और फिर क्या उपाधि है? प्रियदर्शी भी इनकी उपाधि है। देवनाम प्रिय और फिर प्रियदर्शी भी इनकी उपाधि है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सांची के स्तूप के बारे में, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का जो स्तूप है ये बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि अभी इस समय जो प्रश्न है जीडी में वो एडवांस तरीके के पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारे प्रश्न आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक के अगर बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में, अगर बात करेंगे अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में, तो ये पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, तो 261 बीसी में लड़ा गया, 261 बीसी में। अगर आपसे पूछे कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है अशोक के, तो ये मिलता है आपके 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि कलिंग युद्ध के बारे बाद अशोक ने किस धर्म मतलब कौन सी नीति अपनाई, तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म चक्र की नीति अपनाई। कौन सी नीति? धम्म चक्र की नीति अपनाई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अशोक से संबंधित था, ये हमने आपको बताया, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से कि किस बौद्ध भिक्षु ने के प्रभाव में आके अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, तो उपगुप्त के प्रभाव में आके अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक की उपाधि क्या थी? देवनाम प्रिय इसकी उपाधि थी, और प्रियदर्शी भी इसकी उपाधि थी। ठीक, और आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कलिंग युद्ध के बारे में बात करें, 261 बीसी में हुआ था। इसका वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। और इसके बाद अशोक ने धम्मचक्र की नीति अपनाई। कौन सी नीति? धम्मचक्र की नीति अपनाई। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन डिजिटल लेन देन नहीं है, तो देखिए नगद लेन देन जो होता है वो डिजिटल लेन देन नहीं होता। नगद लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं होता है, और ऑप्शन यही सही किया था, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो डिजिटल लेन देन तो आप लोग समझते हैं क्या होता है। तो नगद लेन देन जो होता है वो डिजिटल लेन देन नहीं होता। जैसे आप एक प्लेट छोला भटूरा खाएं जाके, वहां पे 40 रुपए पे किए, तो वो कैसा लेन देन हो गया? तो नगद लेन देन हो गया। अब डिजिटल लेन देन किसे कहते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि डिजिटल लेन देन किसे कहते हैं, तो देखिए डिजिटल लेन देन की बात करें, जैसे आप एक प्लेट छोला भटूरा खाएं, अब उसका पैसा आप कैसे दे रहे हैं? अपने क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? क्रेडिट, उसका पैसा आप लोग कैसे दे रहे हैं? क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं, तो ये डिजिटल लेन देन हो गया। अगर आप उसका पैसा एटीएम कार्ड से दे रहे हैं, तो ये भी डिजिटल लेन देन हो गया। अगर उसका पैसा आप पेटीएम करके दे रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, तो वो भी डिजिटल लेन देन हो गया। अगर उसका पैसा आप फोन पे कर रहे हैं, अगर उसका पैसा आप फोन पे से कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? फोन पे। तो ये भी क्या हो गया? डिजिटल लेन देन हो गया। ठीक, तो कोई भी यूपीआई वगैरह कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हो गए? डिजिटल लेन देन हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन डिजिटल लेन देन नहीं है? तो नगद लेन देन नहीं है। आप सब्जी वाले से पैसा खरीदते हैं, कैश देते हैं, तो नगद लेन देन हो गया। डिजिटल लेन देन क्या हो गया? सब्जी वाले एडवांस हो गए, इस समय बारकोड भी रख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? उसका आप लोग पेटीएम कर देते हैं, या फिर फोन पे वगैरह गूगल पे कुछ भी कर देते हैं, मतलब यूपीआई से दे देते हैं, तो वो आपका डिजिटल लेन देन हो जाता है। ठीक, अगर सब्जी वाले के पास एटीएम कार्ड मशीन भी है, तो एटीएम कार्ड आप देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो वो डिजिटल लेन देन के श्रेणी में आ जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत बात करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 तक चला, कब तक?
1951 से 1956 तक चला, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये दिल्ली से हुई थी। इसकी शुरुआत आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी, दिल्ली से। अगर आपसे पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। अब ये पूछा जाता है कि ये हेराल्ड डोमर मॉडल कहाँ से लिया गया था, तो ये किस देश से लिया गया था, तो ये सोवियत संघ से लिया गया था। ये सोवियत संघ से लिया गया, तो सोवियत संघ मिल सकता है या फिर सोवियत संघ को ही अब रूस कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ से लिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बारे में बात करें तो इसमें प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस पर दिया गया था, तो कृषि पर दिया गया था। और कृषि जो मतलब आर्थिक, ये किस श्रेणी में आता है, तो ये अर्थव्यवस्था के ये प्राथमिक श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक श्रेणी में आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्राथमिक श्रेणी में आता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय अगर आपसे पूछ ले कि कार्यकाल किसका था, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से चली थी, 1956 तक 5 वर्ष का होता है पंचवर्षीय योजना, इसी वजह से नाम पड़ा है। और आपसे पूछे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो दिल्ली से शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। इसका कार्यकाल क्या था, तो इस समय जो कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ रूस से लिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना पे प्राथमिकता किस पे दी गई थी, या फिर किस पे उद्देश्य क्या था और किस पे आधारित था, ये सभी पूछे तो कृषि पे आधारित था। कृषि पे बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। प्राथमिक श्रेणी में कृषि आता है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर पैदा करना है। और ये जो प्रश्न है आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसका जो उद्देश्य था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पैदा करना। इसका क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पैदा करना। ठीक, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 से इसकी शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई इसकी? 1995 से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके तहत क्या किया जाता था, तो इसके तहत क्या किया जाता था, जो आपके रोजगार करने वाले लोग होते हैं उनको लोन दिया जाता था। और कितना तक का लोन दिया जाता है, तो 10 से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ कार्यक्रम हमारे पास भी हैं, जैसे कुछ योजनाएं, जैसे आपसे पूछ ले कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। और ये भी प्रश्न जो है जीडी में पूछा गया था, नमामि गंगे कार्यक्रम, तो ये 2014 से शुरू हुई। अगर आपसे पूछे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुई, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुई, तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है ये 25 सितंबर ये 2014 को शुरू हुई। 25 सितंबर ये कब शुरू हुई थी मेक इन इंडिया, तो 25 सितंबर ये 2014 को शुरू हुई थी मेक इन इंडिया कार्यक्रम। और मेक इन इंडिया का बारे में पूछा जाता है, इसका लोगो क्या है, तो मेक इन इंडिया का लोगो जो था वो शेर है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम किसने शुरू की, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। और ये भी प्रश्न जीडी में पूछा गया था। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अवसर पैदा करना, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर प्रदान करे। इसकी शुरुआत जो है 1995 से की गई। इसके तहत लोगों को लोन दिया जाता था, जो आपके रोजगार करने वाले लोग हैं, 10 से 25 लाख रुपए का। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है ये 2014 में शुरू हुई। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुई, 2014 में। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है ये 2025 में, 25 सितंबर 2024 में शुरू हुई। 25 सितंबर 2024 में। इसका लोगो क्या है, शेर है। इसका लोगो शेर है। उसके बाद किसने शुरू किया, अगर आपसे पूछे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद के बारे में कुछ चीजें, जैसे आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किस नदी का है, तो सिंधु नदी का,
सिंधु नदी का इसमें उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है। कौन सी? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे, ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, और इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ऋग्वेद में मंडल कितने थे। ऋग्वेद में मंडल के बारे में पूछे तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे, और सबसे नया मंडल पूछा जाता तो पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सबसे नया मंडल था। सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल था। और ऋग्वेद के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछा जाता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एंड कौशितकी है। क्या है? ऐतरेय एंड कौशितकी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी है। अब ऋग्वेद का अगर आपसे पूछे कि उपवेद क्या होता है, ऋग्वेद का अगर आपसे पूछे कि उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है आर्यवेद है। क्या है? आर्यवेद है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वे फिर से रिवीजन करेंगे कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक, सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किस नदी का मिलता है, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी को माना गया, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। और ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता है इंद्र हैं, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र है, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडल कितने? 10 मंडल है। और सबसे नया मंडल पूछा जाता है कौन कौन है, तो पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नया मंडल है, ये भी पूछा जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है और उपवेद कौन है, ये भी पूछा जाता है। ऐतरेय एंड कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एंड कौशितकी। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आर्यवेद है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग के प्रमुख कौन नियुक्त करते हैं, तो चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं उसे कौन नियुक्त करते हैं? उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अब चुनाव आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग के बारे में, तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है भारत में चुनाव का सुसंचालन। इसका काम क्या होता है? भारत में चुनाव का सुसंचालन, निरीक्षण करना, चुनाव का निरीक्षण, सुसंचालन, निरीक्षण, और फिर क्या काम होता है इसका? चुनाव का सुसंचालन, निरीक्षण, और फिर चुनाव का नियंत्रण, ये इसका काम होता है। अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में, तो 324 में चुनाव आयोग है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और यही आप लोग नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पहले जो चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन थे पहले चुनाव आयुक्त। और वर्तमान चुनाव आयुक्त भारत के कौन है? वर्तमान चुनाव आयुक्त तो वो राजीव कुमार है। कौन? राजीव कुमार है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। राजीव कुमार। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति जो होता है चुनाव आयोग के प्रमुख का नियुक्ति करता है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है। अगर आपसे पूछे चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, तो चुनाव का सुसंचालन, निरीक्षण और नियंत्रण करना इसका काम होता है। निरीक्षण और नियंत्रण करना इसका काम होता है। अब बात करते हैं पहले भारत की चुनाव आयोग की जो स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और पहले चुनाव आयुक्त भारत के कौन है? सुकुमार सेन है। और वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? वो राजीव कुमार है। कौन? राजीव कुमार है। तो इतनी चीजें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है, तो जो क्लोरोफिल होता है उसका खनिज घटक होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है मैग्नीशियम होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नीशियम उपस्थित कहाँ पे होता है। अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम जो है उपस्थित कहाँ पे होते हैं,
तो ये हरे पौधों की पत्तियों में उपस्थित होते हैं, हरे पौधे एंड पत्तियों में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि हरे शैवाल हरे क्यों होते हैं, तो हरे रंग के जो शैवाल होते हैं उन्हें हरे रहने का कारण क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण वो हरे होते हैं। किस कारण, क्लोरोफिल के कारण वो हरे होते हैं। ठीक, ये एक प्रश्न आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब कुछ बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, पौधों के बारे में ही अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि हवा में जल में पौधे उगाना क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जल में पौधे उगाने को क्या कहते हैं, पौधे उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि एयरोपोनिक किसे कहते हैं, एयरोपोनिक किसे कहते हैं, तो हवा में पौधे उगाना क्या कहलाता है, हवा में पौधे उगाना, तो इसको क्या कहते हैं, हवा में पौधे उगाने को क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कीट भक्षी में पौधे में किस चीज की कमी होती है, तो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं, कीट भक्षी पौधे जो कीटों के द्वारा अपने भोजन बनाते हैं, कीटों को खाकर अपने भोजन बनाते हैं, उनमें किस चीज की कमी होती है, तो कीट भक्षी पौधों में जो कमी होती है वो नाइट्रोजन की होती है। किसकी, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ये उपस्थित कहाँ पे होते हैं, तो ये हरे पौधे एवं पत्तियों में उपस्थित होते हैं, हरे पौधे और पत्तियों में उपस्थित होते हैं। ठीक, और हरे शैवाल हरे क्यों होते हैं, तो हरे शैवाल के हरे होने का कारण क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये हरे होते हैं। हरे शैवाल जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स पौधे किसे कहते हैं, जो जल में उगाना पौधे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एरोपोनिक किसे कहते हैं, तो एरोपोनिक का मतलब होता है हवा में पौधे उगाना। एरोपोनिक का अर्थ होता है, मतलब होता है हवा में पौधे उगाना। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, तो कीटभक्षी पौधे में किस चीज की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया था, तो उसमें चांदी सही किया था। चांदी एक मिश्रित धातु नहीं होती। मिश्रित धातु उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं से दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, तो उसे मिश्रित धातु कहते हैं। चांदी का ये मिश्रित धातु नहीं होता है। चांदी का अयस्क होता है, ये इसके अयस्क से बनता है। चांदी का अयस्क कौन कौन सा होता है, जैसे हॉर्न सिल्वर हो गया, ये चांदी का अयस्क होता है। हॉर्न सिल्वर एंड रूबी सिल्वर चांदी का अयस्क होता है। हॉर्न सिल्वर एंड रूबी सिल्वर ये सभी चांदी के अयस्क होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कुछ मिश्र धातुओं की। जैसे मिश्र धातु की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु के बारे में बात करें, जैसे क्या हो गया आपका टांका हो गया, टांका मिश्र धातु हो गया। टांका को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, सोल्डर। जैसे टिन और सीसा मिलाकर बनाया जाता है, ये टिन और सीसा को मिला के बनाया जाता है। पीतल भी मिश्र धातु हो गया। पीतल ये किससे बनाया जाता है, ये तांबा और जस्ता मिला के बनाया जाता है। सॉरी, तांबा प्लस जस्ता को मिलाकर के बनाया जाता है। कांसा भी मिश्र धातु होता है। तो कांसा क्या चीजें मिला के बनाई जाती है, तो कांसा को तांबा और टिन मिला के बनाया जाता है। क्या मिला के, तांबा एंड टिन मिला के बनाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील क्या चीज मिला के बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील क्या चीज मिला के, कौन कौन सी चीजें, तो इसमें आयरन निकिल क्रोमियम मिला के बनाया जाता है। आयरन निकिल और फिर क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिला के बनाया जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो चांदी मिश्र धातु नहीं है। चांदी के अयस्क कुल हमारे पास, जैसे हॉर्न सिल्वर हो गया, ये चांदी के अयस्क एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूबी सिल्वर हो गया, ये अयस्क हैं चांदी के। चांदी जो है अपने अयस्कों से बनता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के बनाया जाता है। जैसे टंका हो गया, सोल्डर जिसे कहते हैं, ये टिन और सीसा से मिलके बनता है। टिन और सीसा को मिला के टंका बनाया जाता है। पीतल क्या होता है, तो पीतल तांबा और जस्ते को मिला के बनाया जाता है। पीतल तांबा और जस्ते को। कांसा क्या होता है, तो कांसा तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है। कांसा किससे मिला के बनाया जाता है,
ये तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील किससे मिला के बनाया जाता है? तो ये आयरन निकिल क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है। आयरन निकिल क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो रक्त समूह की बात करें तो ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है, तो देखिए ए बी जो पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव ये सर्वग्राही होता है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ रक्त की। जैसे आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की बात करें, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया, हमने कई बार बताया। अब आप लोग बताएंगे कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच। अगर आपसे पूछे कि सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, सामान्य जो मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप कितना होता है, तो ये होता है 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद उच्च रक्तदाब जब होता है मनुष्य का उच्च रक्तदाब, जिसे उच्च ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो इसको आपको बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं, मेडिकल भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये भी पूछा गया एग्जाम में। जब उच्च ब्लड प्रेशर होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अब जब निम्न ब्लड प्रेशर होता है, निम्न जिसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सामान्य मनुष्य में रक्तदाब कितना हो, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। तो इतनी चीजें भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो ओ निगेटिव जो होता है सर्वदाता होता है, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और सर्वग्राही जो होता है ए बी पॉजिटिव होता है, जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। और रक्त समूह की खोज की बात करें तो किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। अगर आपसे पूछे कि सामान्य रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। और रक्त का जो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उच्च ब्लड प्रेशर जो हाई, उच्च निम्न दाब मतलब उच्च ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। और निम्न रक्तदाब को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में या फिर मेडिकल भाषा में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। 1948 में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो 1948 में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी जो टीम थी हमारी, उसके कप्तान किशन लाल थे। कौन? किशन लाल थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हॉकी ओलंपिक में शामिल कब हुआ था, तो हॉकी जो है, हॉकी ओलंपिक में शामिल 1928 में हुआ। कब? हॉकी ओलंपिक में शामिल 1928 के ओलंपिक में हुआ। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस ओलंपिक में, हॉकी ओलंपिक में जब शामिल हुआ था, उसमें हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में ये पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 1928 में भारत अपना हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करते हैं भारत हॉकी में कितना स्वर्ण पदक जीता है। अगर आपसे पूछे भारत हॉकी में कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत अब तक हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हमारा जो राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि 1948 में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम का कप्तान कौन था, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए 1948 में जो कप्तान थे किशन लाल थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हॉकी ओलंपिक में शामिल कब हुआ, तो हॉकी जो है वो ओलंपिक में शामिल 1928 में हुआ था। एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक हो रहा था, इसमें शामिल हुआ था। और हॉकी में ये अपना पहला स्वर्ण पदक भारत जीता था। हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करते हैं
हॉकी में भारत कुल स्वर्ण पदक कितने जीत चुका है? 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत। हॉकी में कितना स्वर्ण पदक जीत चुका है? 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है। अब हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है वो दौलताबाद से दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। और मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम है, इसे बचपन का नाम था जौना खां, इसका नाम था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था सर्वाधिक बुद्धिमान शासक था, सर्वाधिक बुद्धिमान शासक था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक बुद्धिमान था और साथ ही साथ ये बहुत ही शिक्षित था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे इसके शासनकाल से। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? तो इसके दरबार में इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता जो है ये कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। इसकी जो पुस्तक है रेहला है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और कुछ चीजें इब्न बतूता से, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक से। तो अगर आपसे पूछे कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की, जो कि ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की, तो ये एक कृषि विभाग था। दीवान ए कोही क्या था? एक कृषि विभाग था। तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हो गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो ठट्टा में हुई थी। कहाँ पे? ठट्टा में हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जौना खां था। इसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, ये भी पूछा जाता है। तो इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था। और ये इसकी एक पुस्तक ही रेहला, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है। सर्वाधिक बुद्धिमान, मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक बुद्धिमान और शिक्षित शासक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक बुद्धिमान और फिर शिक्षित शासक था। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दीवान ए कोही की स्थापना एक कृषि विभाग थी, ये किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई गई? ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। अब ये कुछ हमारे जो महापुरुष हैं उसके उपनाम हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। कश्मीर का अकबर अगर आपसे पूछे कि किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबादीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। ठीक, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगर आपसे पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से पा सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। चीनी यात्री हेनसांग आया था और ये किसके दरबार में आया था, क्या करने आया था, ये इसकी पुस्तक क्या थी, सारे हम बताते हैं। इसे क्या कहा जाता है। तो जो चीनी यात्री हेनसांग था, यहाँ पे जवाब लिखेंगे आप लोग, ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो ये कराया था कुमारगुप्त ने। किसने, कुमारगुप्त ने करवाया था। अब बात करते हैं कि ये हेनसांग के बारे में। तो हेनसांग पूछा जाता है ये किसके दरबार में आया था। तो हेनसांग जो है ये आपके हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हेनसांग की अगर आपसे पूछे कि पुस्तक क्या थी, तो हेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, इसकी CU की इसकी पुस्तक थी। क्या है, हेनसांग की पुस्तक CU की इसकी पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि हेनसांग को क्या कहा जाता है, तो हेनसांग के कुछ उपनाम है, जैसे इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे यात्रियों में राजकुमार कह के संबोधित किया जाता है। ठीक, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है। उसके बाद इसे वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि भी कह के संबोधित किया जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। किस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना किसने करा था, कुमारगुप्त ने करवाया था निर्माण। इसके हेनसांग किसके दरबार में आया था अगर आपसे पूछे, तो ये आपके हर्षवर्धन के दरबार में आया था, शासक हर्षवर्धन। और हेनसांग की पुस्तक क्या थी, तो CU की नामक पुस्तक हेनसांग की थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हेनसांग को क्या कहा जाता है, तो इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है, और इसे वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। एक बार फिर से, जीवमंडल में से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं, ये SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। तो ये अब देखिए, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जीवन होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे जैव संसाधन कहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं जैव संसाधन जैसे क्या हो गए। जैव संसाधन जैसे आपके मनुष्य हो गया। जैव संसाधन में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मनुष्य हो गया आपका जैव संसाधन में, जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी जीव जैव संसाधन में आएंगे। चाहे वो मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सभी क्या होंगे, जैव संसाधन में आएंगे। और पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। पारिस्थितिकी आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिकी की बात करें तो वातावरण, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, वातावरण प्लस जीवमंडल, वातावरण प्लस जीवमंडल के बीच संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण एवं जीवमंडल के बीच संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पारिस्थितिकी की बात करें तो इसके दो घटक होते हैं। पारिस्थितिकी की बात करें तो इसके घटक कितने होते हैं, दो घटक होते हैं। एक घटक जैसे हो गया जैविक घटक, इसके एक जैविक घटक हो गए, और एक अजैविक घटक हो गया। जैविक घटक किसे कहते हैं, जिसमें जीवन होता है उसे जैविक घटक, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे क्या हो गया आपका पशु, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, कृषि मत्स्य पालन, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी आपके जैव संसाधन में आ जाएंगे। पशुपालन, मत्स्य पालन। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, वातावरण और जीवमंडल के बीच संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, इसके दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है उसे जैविक घटक, और अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मछलियों के यकृत तेल से विटामिन डी प्राप्त होता है। मछलियों के
यकृत तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल से भी प्राप्त होता है। विटामिन डी का अगर आपसे पूछे कि रासायनिक नाम क्या है, अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है इसका रासायनिक नाम। क्या है? कैल्सीफेरॉल है इसका रासायनिक नाम। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी विटामिन डी की बात करें तो खोज कब हुई थी, तो विटामिन डी की जो खोज है वो 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस नामक रोग होते हैं, विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में होते हैं। और इसमें कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपके अस्थियों को प्रभावित करता है, यानी कि हड्डियों को प्रभावित करता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सूर्य के प्रकाश से विटामिन कौन सा प्राप्त होता है, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। मछलियों के यकृत तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो उसमें प्राप्त होता है विटामिन डी प्राप्त होता है। और बात करते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन सा होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रिकेटस नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो हड्डियां इससे प्रभावित होती हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय किस शहर में स्थित है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है आपके दिल्ली में स्थित है। किस शहर में? दिल्ली में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और संग्रहालय है हमारे पास, जैसे सलारगंज संग्रहालय आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो सलारगंज जो संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि नेहरू मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एंड पुस्तकालय ये कहाँ पे स्थित है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है आपके पुस्तकालय ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसका नाम क्या है? भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इसका नाम कहाँ पे क्या है, तो इसका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। क्या है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय दिल्ली में। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया था। ये हैदराबाद में स्थित है। किस कहाँ पे? हैदराबाद में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एंड पुस्तकालय ये भी नई दिल्ली में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, वो नई दिल्ली एयरपोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो कौन सा है, नाम उसका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। ये चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है, प्रकाश का चाल सर्वाधिक किस चीज में होता है, तो प्रकाश का चाल जो सर्वाधिक है वो निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अब बात करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पे आने में कितना समय लेता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर कितने समय में पहुंचता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पे पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकंड का समय लेता है। ठीक, जो चंद्रमा का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पे पहुंचने पे 1.3 सेकंड का समय लेता है। और जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है
सूर्य का प्रकाश वो पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लेता है, पृथ्वी पे वो कितने समय में पहुंचता है, तो ये 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। ये कितना समय लेता है, 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से होता है। किससे होता है, खगोलीय दूरी से होता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वे फिर से रिवीजन करते हैं। प्रकाश की गति जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ होती है। प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, निर्वात में सर्वाधिक होती है प्रकाश की चाल। और उसके बाद सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आने पे 1.3 मिनट सेकंड का समय लगता है, यानी कि 1 मिनट 3 सेकंड का। और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे पहुंचने पे, सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी के पहुंचने पे वो 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। प्रकाश का जो चाल है वो सर्वाधिक, जो प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से होता है। प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या मापते हैं, खगोलीय दूरी मापते हैं। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है वो कौन है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसका नाम है शिवालिक। क्या है, शिवालिक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमालय की वैसे 3 श्रृंखलाएं हैं, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। इस तरह से भारत के उत्तर में हिमालय है, ये आंतरिक हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय है। ठीक, तो श्रृंखला 3 है। इसे सबसे बड़े वाले को क्या कहते हैं, सबसे अंदर जो होता है इसे क्या कहेंगे, इसे बृहद हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे बृहद हिमालय कहेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका मध्य हिमालय, मध्य बृहद हिमालय, फिर उसके बाद आएगा आपका मध्य हिमालय, फिर उसके बाद कौन सा हिमालय आएगा, फिर आएगा आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से इसकी 3 श्रृंखलाएं, शिवालिक हिमालय। अब बात करते हैं बृहद हिमालय को क्या कहते हैं, तो बृहद हिमालय को ही इसे महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं। कौन सा, आंतरिक हिमालय कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी कह के नाम से जानते हैं। और इसे नेपाल में इसे नागतीवा श्रेणी भी कहते हैं, नागतीवा, नेपाल में इसे नागतीवा श्रेणी कह के भी संबोधित करते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक, इस तरह से हिमालय की चोटियां, देखिए ये हो गया आपका अंदर का, ये सबसे बाहर का, तो बाहर वाला जो होता है वो शिवालिक होता है, इसी वजह से इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बस इसे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा है, तो शिवालिक है, सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो सबसे जो आंतरिक श्रृंखला है उसे बृहद हिमालय, या फिर इसे महान हिमालय, या फिर इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, और नेपाल में मध्य हिमालय को नेपाल में जो श्रेणी जाती है उसे महाभारत श्रेणी कहते हैं, उसे महाभारत श्रेणी कहते हैं। और इसे ही जो नेपाल में श्रेणी जाती है उसे नागतीवा श्रेणी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की बात करें इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है ये सबसे पहले, यहाँ पे जवाब लिखेंगे आप लोग, कॉपरनिकस ने बताया था। किसने, कॉपरनिकस ने बताया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया, पृथ्वी गोल है ये किसने बताया था, तो ये पूछिए अगर, तो ये पाइथागोरस ने बताया था। पृथ्वी गोल है इसके बारे में पाइथागोरस ने बताया था। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस तरह का होता है, पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण है वो किस विधि के द्वारा होता है, तो वो होता है आपका विकिरण विधि के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से इसे आप लोग याद रखेंगे। किस विधि के द्वारा होता है, विकिरण विधि के द्वारा होता है। पृथ्वी पे ऊष्मा का जो संचरण है वो विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास किसे कहते हैं, ये देखिए ये पृथ्वी हो गया,
बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं और इसका जो व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है, 12,714 किलोमीटर है। और ये जो नीचे से ऊपर है ये ध्रुव रेखा, मतलब ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, इससे जो व्यास बनता है उसे ध्रुवीय व्यास कहते हैं पृथ्वी का। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का जो पलायन वेग कितना है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया। किसने? कॉपरनिकस ने पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है बताया। पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो पृथ्वी पे जो उष्मा का संचरण है वो विकिरण विधि के द्वारा होता है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये सियाचिन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। और ये SSC GD में पूछा गया प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो सियाचिन है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। किस राज्य में? लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख की राजधानी क्या होती है? लेह होती है। तो इतनी चीजें, लेख नहीं लेह होती है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पृथ्वी पे दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये भी भारत में है। कौन सा? मासीन राम मेघालय। मासीन राम ये कहाँ पे पड़ता है? मेघालय। यहाँ पे पृथ्वी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, अगर आपसे पूछे विश्व के बारे में, विश्व की चीजें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विश्व में, तो यहाँ पे इंडिकेशन दे देते हैं कि विश्व की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन सा होता है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा पशु है ब्लू व्हेल है। कौन सा? ब्लू व्हेल है विश्व का सबसे बड़ा पशु। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो शुष्कतम मरुस्थल है वो आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल है। कहाँ पे पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और ये जो सहारा मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। ये अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। लद्दाख में, लेह में पड़ता है। और उसके बाद युद्ध क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, तो सियाचिन है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध वगैरह होते रहते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान विश्व में कौन सा है? मासीन राम मेघालय में पड़ता है। विश्व के बारे में देखते हैं, जैसे आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है विश्व का सबसे बड़ा पशु। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। और विश्व का जो सबसे गर्म मरुस्थल है वो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। सॉरी, जो सहारा मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है। एक होता है शीत मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल होता है। सबसे बड़ा शुष्क, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल, और ये दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त के दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते। कब? 29 अगस्त के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को किसका जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, तो इस दिन होता है आपके मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। किसका? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मेजर ध्यानचंद को हमने बताया क्या कहा जाता है, तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक, ये हॉकी बहुत अच्छे से सफाई से खेलते हैं, इसी वजह से इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में इनकी आत्मकथा पूछी जाती है, तो इनकी आत्मकथा क्या है,
तो गोल इनकी आत्मकथा है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ, हॉकी ओलंपिक में कब शामिल होगा, तो ओलंपिक में हॉकी शामिल हुआ था आपका 1928 में। अभी हमने बताया कब शामिल हुआ, 1928 में। और 1928 में कहाँ पे ओलंपिक चल रहा था, तो ये एम्स्टर्डम में ओलंपिक चल रहा था। कहाँ पे, एम्स्टर्डम में ओलंपिक चल रहा था। ठीक, हॉलैंड का नया नाम है, मतलब हॉलैंड पहले था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम लोग। और इस दिन किसका जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है, गोल है। इन्हें क्या कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी ओलंपिक में शामिल 1928 में हुआ, हॉलैंड के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल हुआ था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल की बुआई किस माह में होती है, तो रबी की फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। कब, अक्टूबर नवंबर में होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ रबी की फसल हो गई, जैसे आपका रबी की फसल क्या हो गई, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ये सभी रबी की फसल हो गई। चना हो गया, वो सरसों हो गया, सरसों, मटर हो गया, मटर, आलू, ये सभी रबी की फसल है। मटर, आलू, अलसी, अलसी, उसके बाद मसूर, ये सभी क्या हो गए, मसूर, ये सभी रबी की फसल हो गई। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, तो खरीफ की फसल के बारे में ध्यान रखेंगे। इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई में होती है। कब, जून जुलाई में होती है। और खरीफ की कुछ फसल हमारे पास हैं, जैसे चावल हो गया, खरीफ की फसल है। ये ज्वार किसकी फसल है, ज्वार, बाजरा, ये सभी किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। मक्का हो गया, खरीफ की फसल है। मूंगफली हो गया, ये किसकी फसल है, मूंगफली, ये साथ में मूंग भी याद रखेंगे आप लोग, ये सभी किसकी फसल है, ये आपके खरीफ की फसल है। सोयाबीन हो गया, खरीफ की फसल है, सोयाबीन हो गया। कपास हो गया, खरीफ की फसल है, कपास। और उसके बाद आपका गन्ना हो गया, ये सभी किसकी फसल है, ये सभी खरीफ की फसल है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। रबी की फसल की बुआई किस माह में, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। जैसे रबी की फसल हो गया गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, अलसी, मसूर, ये सभी क्या हो गए, रबी की फसल हो गए। खरीफ की फसलों की जो बुआई है वो जून जुलाई में होती है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ये सभी किसकी फसल है, ये सभी खरीफ की फसल है। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है मनुष्य में। लेकर आपसे पूछे कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के कान में 6 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में तो 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज नामक हड्डी मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपीज, ये मध्य कान की हड्डी है। कहाँ की, मध्य कर्ण की हड्डी है, यानी कि मध्य कान की हड्डी है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। और फीमर कहाँ की हड्डी होती है, ये जांघ की हड्डी होती है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी मनुष्य की शरीर की कौन सी होती है, तो सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो आपके जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी, जबड़े की हड्डी। और कहाँ पे होता है, मुंह में होता है जबड़े की हड्डी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रेडियस, मनुष्य के शरीर में रेडियस की हड्डी कहाँ पे होती है, रेडियस, रेडियस हड्डी कहाँ पे होती है। या फिर आपसे पूछे कि मनुष्य शरीर में अल्ना हड्डी कहाँ की है, तो ये हाथ की हड्डी है। कहाँ की, हाथ की हड्डी है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। चरक संहिता के अनुसार मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 हड्डी। कान में मनुष्य की कितनी हड्डियां होती हैं, तो 6 हड्डी होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के 8 हड्डी होती है। चेहरे में 14 हड्डी होती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती है,
स्टेपीज और ये मध्य कान की हड्डी होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो फीमर होती है और ये जांघ की हड्डी होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है तो जबड़े की हड्डी होती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी होती है। रेडियस एंड अल्ना ये मनुष्य के हाथ में हड्डियां होती हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। किसने? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अगर आपसे पूछे कि रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार, तो इसका आविष्कार वाटसन ने किया। किसने? वाटसन ने किया। अब कब किए थे? तो 1930 में इसकी आविष्कार हुई थी। अगर आपसे पूछे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। किसने? मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के इटली, सॉरी, ये इटली के रहने वाले थे, ठीक। अगर आपसे पूछे कि रेबीज की टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज, ये भी एक तरह का आविष्कार है, तो इसी वजह से ये भी यहीं पे देख लीजिए। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की। किसने? लुई पाश्चर ने किया था। और ये जो रेबीज के टीके, इसे रेबीज का टीका ये हाइड्रोफोबिया में लगाया जाता है। किससे? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर लगना, ठीक। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एवं फिर से टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने आविष्कार किया। रडार का आविष्कार किसने किया? तो वाटसन ने 1930 में रडार सुविधा का आविष्कार किया। और रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का जो आविष्कार है मार्कोनी ने किया था, इटली के निवासी थे। और बात करते हैं रेबीज के टीके की खोज कौन किया? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज के टीके जो है हाइड्रोफोबिया में लगाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ। किससे? लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ ड्यूस शब्द। किससे? लॉन टेनिस से। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि ड्यूस लॉन टेनिस से जुड़े कुछ शब्द के बारे में बताइए। तो जो ड्यूस कोर्ट हो गया ये लॉन टेनिस से जुड़ा है, क्योंकि जहाँ पे खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। डबल फॉल्ट ये किससे जुड़ा हुआ है? डबल फॉल्ट ये लॉन टेनिस से जुड़ा शब्द है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि स्मैश नामक शब्द किससे जुड़ा है? स्मैश नामक शब्द किससे जुड़ा है? तो वो भी आपके लॉन टेनिस से जुड़ा है। अगर आपसे पूछे कि लॉन टेनिस से जुड़े कुछ ट्रॉफी, जैसे टेनिस या फिर लॉन टेनिस से बोल सकते हैं, तो ये हो गया विंबलडन ट्रॉफी। विंबलडन ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी किससे संबंधित ट्रॉफी है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। और बात करते हैं अगर यू थॉट कप किससे संबंधित है? तो यू थॉट कप जो होता है ये भी लॉन टेनिस से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि लॉन टेनिस में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो लॉन टेनिस में एक या दो खिलाड़ी होते हैं। एक या दो खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे पूछे कि लॉन टेनिस में जो खेल का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? खेल का मैदान को क्या कहा जाता है? तो लॉन टेनिस को, खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि लॉन टेनिस की कुछ खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, तो इसकी जो खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, किसकी खिलाड़ी हैं? तो ये लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा ये किसकी खिलाड़ी है? तो लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे। ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ ड्यूस शब्द। और इससे कुछ शब्द जो और जुड़े हुए हैं, जैसे कोर्ट हो गया लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, डबल फॉल्ट लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, स्मैश ये लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। लॉन टेनिस से जुड़े कुछ ट्रॉफी जैसे विंबलडन ट्रॉफी ये लॉन टेनिस से जुड़ा है। विंबलडन ट्रॉफी किससे? लॉन टेनिस से जुड़ा है। यूथ हॉन्ट कप किससे जुड़ा है? लॉन टेनिस से जुड़ा है। लॉन टेनिस में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो एक या दो खिलाड़ी होते हैं। और खेल का मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसमें खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस जो है आपका 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। कब? 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। और ये किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? ये किसके जन्म शिक्षक दिवस किसके जन्म दिन पे मनाते हैं? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पे मनाते हैं। किससे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पे मनाते हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? विश्व में शिक्षक, ये तो हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो गया ना, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं आपका 5 अक्टूबर के दिन। 5 अक्टूबर के दिन। अगर आपसे पूछे कि हम लोग शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन किसका जन्मदिन होता है? तो इसका जो जन्मदिन इस समय जो जन्मदिन होता है
अबुल कलाम आजाद का, किसका, अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अबुल कलाम आजाद कौन थे, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन जन्मदिन किसका होता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। किसका, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो ये 5 अक्टूबर के दिन मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो ये 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस मनाते हैं। इस दिन किसका जन्मदिन होता है, तो इस दिन अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या था। तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है, तो उसका नाम था डोली। क्या उसका नाम रखा गया था, डोली। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्लोन का अर्थ आपसे पूछे कि क्या होता है, तो क्लोन का अर्थ होता है आनुवांशिक रूप से अगर समान जीव बना दे रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, क्लोन कहा जाएगा। क्या, आनुवांशिक रूप से समान जीव का निर्माण करना, समान जीव बनाना क्या होता है, ये होता है क्लोनिंग। ठीक, क्लोनिंग इसे कहते हैं। ठीक, ये जो क्लोनिंग होता है ये अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, तो ये अभी हम बता रहे हैं अलैंगिक प्रजनन। तो एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। अगर आपसे पूछे कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। जिस प्रजनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, या तो नर की जरूरत होती है या फिर किसकी जरूरत होती है, या फिर मादा की जरूरत होती है, तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और बात करते हैं क्लोनिंग, ये 2 प्रकार की होती है। क्लोनिंग की बात करें, इसका जो प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। क्या, कौन कौन सा, एक होता है जैविक क्लोनिंग। जैविक क्लोनिंग में क्या होता है, और एक होता है जैविक क्लोनिंग और एक होता है जीन क्लोनिंग। जैविक क्लोनिंग किसे कहते हैं और जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं। जीन क्लोनिंग पहले समझिए। जीन क्लोनिंग में जिस क्लोनिंग को करने के लिए केवल जीन की आवश्यकता होती है उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। और जिस क्लोनिंग को करने के लिए कोशिका, मनुष्य मतलब कोशिका, किसी जीव की कोशिका लिया जाता है, कोशिका की आवश्यकता होती है, या फिर ऊतक से ही काम चला लिया जाता है, तो उसे कहते हैं जैविक क्लोनिंग। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या था, डोली उसका नाम था। और क्लोनिंग का अर्थ क्या होता है, तो आनुवांशिक रूप से समान जीव बनाना क्या होता है, वो क्लोनिंग होता है। आनुवांशिक रूप से समान जीव बनाना ये क्या होता है, क्लोनिंग होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन या तो नर रहे या तो मादा रहे, तो वो बन के तैयार हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। और ये बात करते हैं क्लोनिंग 2 प्रकार की होती है। क्लोनिंग जैसे जैविक क्लोनिंग हो गया और जीन क्लोनिंग। जैविक क्लोनिंग में कोशिका या फिर ऊतक की जरूरत पड़ती है और जीन क्लोनिंग में जीन की जरूरत पड़ती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू। और खुश रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और धन्यवाद।